हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि जो अ, भारत में घटित हुआ और भारत में ऐसे भगोड़ों की कहानियों पे आज हम बात करेंगे जो कि भारत से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके जो है वो विदेश में भाग गए और वर्तमान में ऐसे ही भगोड़ों को, ऐसे ही आतंकवादियों को जो कि भारत से इस तरह की घटनाएं कर कर विदेशों में भाग चुके हैं, उन्हें वापस भारत में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका तहव्वुर हुसैन राणा का, जिसमें 26/11 के मुंबई हमले में जिसका भागीदारी रही थी और उसे वर्तमान में अमेरिका से भारत वापस लाया गया है। ऐसा ही एक और भगोड़ा जिसने कि भारत में लगभग बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके वो भारत से बाहर भाग गया। भारत में ऐसे ही इस भगोड़े की जो कहानी है वो है मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की। ये चाचा भतीजा जो दोनों हैं, इन दोनों ने मिलकर पीएनबी बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके जो मेहुल चोकसी है वो एक कैरिबियन देश है, वहां पे बरमुडा में भाग गया और नीरव मोदी जो है जिसने ब्रिटेन में शरण ले रखी है। वर्तमान में मेहुल चोकसी को अ, बरमूडा जो देश है, एंटीगुना बरमूडा, वहाँ से उसे जो नागरिकता उसने हासिल कर ली और वर्तमान में वो बेल्जियम अपना इलाज कराने गया और वहीं से सरकार जो उसने भारत सरकार ने जिसने बेल्जियम सरकार के साथ एक प्रत्यर्पित संधि कर रखी है, जिस संधि के तहत अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो भारत में या किसी भी अन्य देश में ऐसी किसी घटना को अंजाम देते हैं और घटना करने के बाद अगर वो विदेशों में शरण ले लेते हैं, तो उन्हें विदेशों से भारत लाने के लिए एक संधि की जाती है जिसे प्रत्यर्पित संधि कहते हैं। बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यर्पित संधि है और बेल्जियम सरकार अब जल्द ही मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजेगी। एंटीगुआ बरमूडा से हमारी संधि नहीं थी, इसलिए वो इतने समय तक वहां छुपा रहा, लेकिन बेल्जियम जब वो इलाज कराने गया तो उसे भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार से दरखास्त की कि उसे यहाँ भेजा जाए और बेल्जियम सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आज इसी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के कांड के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, कैसे एक डायमंड कंपनी की आड़ में वो पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके गए। तो भाइयों, मतलब विद्यार्थियों और मेरे भाइयों, आज हम लोग जो हैं इसी पर बात करेंगे। ठीक। उड़ान आईएएस एकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए एक टीम उन्होंने तैयार की है और ये जो टीम है आपके सरकारी नौकरी में और अन्य जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन कराती है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से और आसान तरीके से प्राप्त कर सकें। आज कॉम्पिटिटिव ज़माने में या फिर इतने सारी सारी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, इन नौकरियों के लिए हम आवेदन करते हैं लेकिन एक सही रणनीति का हमेशा अभाव पाया जाता है। इस सही रणनीति को हमें जो है क्रैक करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे ध्यान देना है। तो ये हमारी एक टीम हम लोगों ने तैयार की है जो आपको समय-समय पर पथ प्रदर्शक करेगी और आपके आने वाली जो भी परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को दूर करेगी। ऑफलाइन में हम लोग बच्चों को यहाँ पर क्लासेस करके समझाते हैं इंदुपुरी भोपाल में और ऑफलाइन भी हम लोग यूट्यूब पे कई अपने वीडियो डाल चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। करंट मुद्दों पर भी हम लोग बात करते हैं, इसलिए आज हमारा जो करंट मुद्दा है वो है मेहुल चोकसी का। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। कौन है ये मेहुल चीनूभाई चोकसी? अगर हम इसकी बात करें तो भारत में एक कांड को अंजाम दिया जिसका नाम था मेहुल चीनूभाई चौकसी। ये एक डायमंड किंग था, यानी कि ऐसा कोई भी भारत का डायमंड नहीं था जो इसके हाथों से होकर नहीं गुजरता था और इस डायमंड किंग ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक ऐसा फ्रॉड का एक चेन चलाई जिसकी वजह से पूरा भारत स्तंभ रह गया कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड ये दोनों माँ जो हैं चाचा भतीजा यानी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने कैसे कर दिया। आखिर इतना बड़ा कांड करने के पीछे उन्होंने किस किस चीजों को यूज किया, इस पर हम आज बात करेंगे। तो डायमंड किंग के नाम से मशहूर यही जो है वो स्कैम किंग बन गया, यानी इतना बड़ा स्कैम कर दिया उन लोगों ने। अगर हम इसकी बात करें तो इनका जन्म जो है यानी मेहुल चोकसी का जन्म 1959 में हुआ था और वर्तमान में ये 65 ईयर्स का है जिसे बेल्जियम से अभी गिरफ्तार किया गया है। भारत की नागरिकता इन्हें प्राप्त है क्योंकि भारत में ही इनका जन्म हुआ है। 1959 से लेकर 2017 तक ये भारत के नागरिक रहे और जब
2018 में इस घोटाले का राज बाहर निकला, तब ये एक कैरिबियन आइलैंड एंटीगुआ या और बरबुडा, जो एक कैरिबियन आइलैंड है, वेस्ट इंडीज का भाग है ये, वहां की इन्होंने 2017 में नागरिकता प्राप्त कर ली। निवेश कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने इस नागरिकता को लिया और एंटीगुना और बरमुडा ने, क्योंकि इन लोगों ने या इन देश के लोगों ने इन्हें नागरिकता या सरकार ने इन्हें नागरिकता प्रदान कर दी। दूसरी बात अगर हम करें तो इस समय इन्होंने एजुकेशन जो है वो जीडी कॉलेज से की, यानी जीडी मॉडल कॉलेज से किया। ये गीतांजलि समूह के मालिक हैं। अगर इनकी कंपनी की बात की जाए तो इनकी कंपनी का नाम क्या है? गीतांजलि। और गीतांजलि के भारत में लगभग 4000 स्टोर हैं। यानी कि उस समय 4000 स्टोर वाली कंपनी जो भारत में इतना बड़ा डायमंड का काम करती है, यानी कि उस पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये डायमंड कंपनी इस पीठ पीछे कितना बड़ा फ्रॉड करने जा रही है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जब इस राज के बारे में लोगों को पता चला तो लोग हैरान हो गए कि आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र जो है वो कैसे रचा गया। हुआ यह कि 2018 में जैसे इन लोगों को पता चला कि अब भांडा फूटने वाला है, तो सबसे पहले नीरव मोदी जो है वो यहां से भारत से भागा। और नीरव मोदी जो है वो भारत से भागकर कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया। और ब्रिटेन में ये कानून है कि अगर कोई भगोड़ा इस तरीके से ब्रिटेन में शरण लेता है तो ब्रिटेन की सरकार ही वहां पर उसके ऊपर मुकदमा दायर करती है। और ये मुकदमा कम से कम जो है वो 10 वर्ष तक चलता है। यानी कि 2018 से लेकर 2028 तक नीरव मोदी को भारत में लाने में परेशानी होगी, क्योंकि अभी वहां पर यानी ब्रिटेन में नीरव मोदी के ऊपर मुकदमा चल रहा है जो उसने फ्रॉड किया है। दूसरी बात अगर कहें तो नीरव मोदी के जो चाचा यानी कि मेहुल चोकसी है, जब उसे भी पता चला तो 7 जनवरी को वो भी कैरिबियन आइलैंड यानी एंटीगुआ और बरमूडा में उसने शरण ले ली। और एंटीगुआ बरमूडा में शरण लेते हुए वो 2017 तक वहीं रहा। हुआ ये वर्तमान में कि उसने डोमिनिक रिपब्लिक, एक छोटा सा देश है यहां पर उसने जो है गया वहां पर। और जब डोमिनिक रिपब्लिक में वो जब गया तो वहां पे अवैध रूप से उसे यहां पर आने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में उसे एंटीगुना बरमूडा यानी जो जहां का वो नागरिक था उसे वहां पर वापस भेज दिया गया। लेकिन अभी 2000 जब उसे बीमारी यानी कि कैंसर हो गया, और कैंसर हो जाने के कारण वो वापस जो है बेल्जियम आया। और बेल्जियम में उसने अपना इलाज कराना चाहा। और बेल्जियम में जब उसने इलाज कराना चाहा और भारत सरकार को जब ये पता लगा कि नीरव मोदी का चाचा यानी कि मेहुल चोकसी बेल्जियम आया हुआ है, तो भारत सरकार ने बेल्जियम से रिक्वेस्ट करी कि नीरव मोदी को वापस भेजा जाए। और इस तरह सत्यापित संधि के द्वारा जो है बेल्जियम ने भारत सरकार की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और भारत सरकार ने उसे वापस जो है लाने के लिए अपील करी और बेल्जियम ने इसे स्वीकार किया और बेल्जियम ने वापस मेहुल चोकसी को भारत भेजेगी। अब ये जो भागा दौड़ी इन लोगों ने मचाई, इस भागा दौड़ी के पीछे ये हुआ कि इतना बड़ा कांड करके ये बेल्जियम छुपे, ये डोमिनिक रिपब्लिकन में छुपे, ये एंटीगुआ बारमूडा में छुपे, लेकिन भारत सरकार निरंतर इन्हें भारत लाने का प्रयास में लगी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करते हैं तो आखिर ये जो अ, हुआ है ये कैसे हुआ, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। आखिर इतना बड़ा कांड हुआ कैसे? तो गीतांजलि समूह का जो मालिक है वो मेहुल चोकसी था, जिसने इस बैंक के बड़े घोटाले को अंजाम दिया। इसने भारत में लगभग 4000 स्टोर वाली अपनी कंपनी खोली, जो एक बहुत बड़े पे डायमंड जो है वो सप्लाई करती थी। आपराधिक मामलों की अगर बात की जाए तो इन पर कई मामले दर्ज थे, जैसे आपराधिक षड्यंत्रों का मामला है, आपराधिक विश्वासघात है, संपत्ति की डिलीवरी है, धोखाधड़ी है, बेईमानी है, बैंक की धोखाधड़ी है, भ्रष्टाचार है, काले धन का वेद बनाना है। ऐसे कई उन पर जो है आरोप लगे हुए। आप देख सकते हैं मेहुल चोकसी को कि किस तरीके से इसने फ्रॉड किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम यहां देखते हैं तो हमें और क्या पता चलता है कि नीरव मोदी ने ये अकेले नहीं बल्कि अपने भतीजे के साथ मिलकर इसको अंजाम दिया। और भतीजे के साथ मिलकर जो है जिसका नाम नीरव मोदी था, उसने भी इसमें पूरी तरीके से मेहुल चोकसी का साथ दिया। मेहुल चोकसी 1975 में रत्न और आभूषण के क्षेत्र में उसने अपने कैरियर की शुरुआत की। यानी 2017 तक जो है दोनों चाचा भतीजा जो हैं वो इस डायमंड कंपनी से जुड़ गए। गीतांजलि कंपनी उनका नाम था।
और 1985 में अपने पिता के द्वारा बनाई गई गीतांजलि रत्न, जो एक बहुत बड़ी स्टोर के रूप में काम करती थी, उसमें वो कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो पर आधारित इस कंपनी की देखरेख किया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हीरे के व्यापार को पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला दिया। भारत के अलावा विदेशों में भी इनकी फ्रेंचाइजी खुली और इस तरीके से चाइना और अन्य क्षेत्रों में भी, संघाई में भी इन्होंने अपने अपने स्टोर खोल दिए और इन डायमंड को पहनकर कई सेलिब्रिटी जो हैं इनका प्रमोशन भी करती थी। नीरव मोदी को 2017 में भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी शामिल किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम यहाँ पे देखें तो इस समय हमें और क्या देखने को मिलता है कि इस फ्रॉड को करने में क्या किया गया। पहली चीज, इन्होंने हीरे का कारोबार चालू किया और हीरे का कारोबार करते हुए इन्होंने कई ब्रांड इसमें लॉन्च किए। और उन ब्रांडों की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन से ब्रांड लॉन्च किए, तो लगभग 70 ब्रांड जो है उन्होंने डेवलप किए। 70 ब्रांड बनाए उन्होंने। कौन कौन से ब्रांड थे? नक्षत्र था, डी डमास था, गिल्ली था, अस्मी था और विवाह के लिए गोल्ड बनाए जाते थे, ये भी इन्हीं कंपनियों के द्वारा किए गए। इन्होंने संघाई, बीजिंग, चीन समेत अपने 20 से ज्यादा स्टोर इंटरनेशनल मार्केट में खोले और इस तरह उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी धाक जमा दी कि डायमंड किंग के नाम से इनको जाना जाने लगा। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनका नाम होने लगा। अगर देखा जाए तो ज्वेलरी मार्केट का अगर टोटल भारत का देखा जाए तो 50% तक की हिस्सेदारी इन्हीं नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की थी। गीतांजलि जेम्स का सालाना कारोबार लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक था। यानी इतना बड़ा कारोबार इन्होंने खड़ा कर दिया, इसलिए कोई भी कंपनी यदि इनको लोन देना चाहे या कोई भी बैंक इनको लोन देना चाहे या कोई देश भी इनको लोन देना चाहे तो हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टर्नओवर इनका है। इसलिए ना तो सरकार को भनक लगेगी ना बैंक को भनक लगेगी कि इतना बड़ा फ्रॉड ये कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने खड़ी कर रखी है जिसकी नेट वैल्यू जो है वो 13,000 करोड़ रुपए है। दूसरी चीज, इंटरनेशनल हीरा कारोबारी के तौर पर भी इन्होंने अपनी पहचान बना के रख ली, जिससे वर्ल्ड लेवल पर भी ये फेमस हो गए हीरे के व्यापार के रूप में। इसके अलावा भारत के साथ साथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने अपना कारोबार फैला दिया और इतना कारोबार इन्होंने कई देशों तक फैलाया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बॉलीवुड के सितारे भी अब इनके डायमंड जो है वो पहना करते थे और उसको जो है उन्होंने कई एग्जीबिशन में भी लगाया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो इस समय जो फ्रॉड का सिलसिला इन्होंने चालू किया, उस फ्रॉड के सिलसिले को इन्होंने कैसे आगे बढ़ाया और फ्रॉड जो करने के पीछे इन्होंने क्या क्या प्लानिंग करी, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने जो है एक बैंक को अपना आधार बनाया। वो बैंक और कोई नहीं बल्कि भारत की दूसरी सरकारी सबसे बड़ी बैंक थी जो लोन दिया करती थी, और वो थी पीएनबी बैंक। यानी पीएनबी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक थी एसबीआई के बाद। पंजाब नेशनल बैंक की एक मुंबई में शाखा हुआ करती थी जिसका नाम था ब्रेडी हाउस ब्रांच। बेचारी इसी ब्रांच से उन्होंने धोखाधड़ी करना चालू की। लेकिन ये धोखाधड़ी उन्होंने खुद नहीं बल्कि बैंक के अधिकारियों को इसमें इन्वॉल्व किया, और बैंक के अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से फ्रॉड किया गया इस पर हम लोग आगे समझेंगे। तो ब्रेडी हाउस ब्रांच को में यह अंजाम दिया गया और इसकी शुरुआत की गई 2011 में। यानी ये फ्रॉड कब से चालू हुआ? 2011 में चालू हुआ और पकड़ में आएगा 2018 में। यानी 8 साल तक इन लोगों ने फ्रॉड किया और करोड़ों की रकम जो है वो इस बैंकों से ली, और इसके लिए उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी के एलयू के जरिए विदेशी अकाउंट्स में इन्होंने ये पैसे ट्रांसफर किए। क्या होता है एलयू, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से अभी। तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए इन्होंने विदेशी अकाउंट्स में ये ट्रांसफर किया पैसा, और नीरव मोदी ने 2017 में जो फॉर्ब्स की जो अमीर भारतीयों की लिस्ट होती है इस लिस्ट में भी उनका नाम शामिल किया गया। सीबीआई को पीएनबी ने ऐसे 150 फर्जी एयू की रिपोर्ट सौंपी। यानी कि 150 फर्जी एओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि लिस्ट ये सौंपी गई है जिसके तहत ये रकम बैंकों में ट्रांसफर की गई।
और इस बॉन्ड की रकम पीएनबी के कुल मुनाफे का 8 गुना थी। यानी इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने कि पीएनबी के कुल प्रॉफिट के 8 गुना के बराबर ये फ्रॉड कर गए। दूसरी बात अगर हम करें तो इस समय जो दिखाई देता है इसमें, वो ये दिखाई देता है कि इस समय करने के लिए इन्होंने क्या किया। तो पहली चीज, इन्होंने कुछ कंपनियां बनाई। कंपनियां कौन कौन सी बनाई? तो देखो, पहले इन्होंने बनाई नीरव मोदी ग्रुप, दूसरा गीतांजलि ग्रुप, और एक बनाया चंदी पेपर एलाइड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियां उन्होंने गठित की गई जो इस हेयर फेयर में काम करेंगी। पहली शिकायत इसकी 7 फरवरी 2008 को की गई और मेरे 2018 को की गई, और मैंने बताया कि इसके पहले ये भारत से बाहर चुके थे, एक ब्रिटेन जा चुका था और एक कैरिबियन देशों में पहुंच चुका था। मार्च 2008 में एक विशेष अदालत गठित की गई जिसने चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी और फायर स्टार डायमंड्स के मालिक निशाल दीपक मोदी के खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। क्यों जारी कर दिया? क्योंकि इसका खुलासा हो गया था कि ये फ्रॉड कर चुके हैं, लेकिन भारत से ये सब जा चुके थे। उन पर देश के दूसरे सबसे बड़ी सरकारी ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से के 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर 1.8 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने और मिली भगत करने का आरोप लगाया गया, और इस तरह कर्मचारियों के साथ मिलकर इन्होंने इतना बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया। मार्च 2018 को सीबीआई ने गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के उपाध्यक्ष विपुल चिलातिया को भी हिरासत में ले लिया, और इस तरह उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, और पूछताछ करने पर यह निकलकर सामने आया कि बैंक कर्मचारियों के साठगांठ करके एफएलसी यानी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इन्होंने लिए, और इस तरीके से उन्होंने पीएनबी के नाम से कई एलसी जारी कर दिए। हुआ क्या, इसको आगे हम देखते हैं। पहली चीज, फ्रॉड कैसे किया इन्होंने? सबसे पहले एलसी यानी के लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है इसको हम समझते हैं। मान लो एक विक्रेता है, विक्रेता यानी के ये अपने माल को बेचता है। एक क्रेता है जो कि अपने माल को दूसरे के माल को खरीदता है, यानी एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। अब ये खरीदने वाला मान लो इसको बोलता है कि भैया मुझे माल चाहिए। विक्रेता बोलता है ठीक है माल मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे अपने माल की कीमत दे दो। ये खरीदार बोलता है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं माल नहीं दे सकता। ठीक है, खरीदार के पास रकम नहीं है, इसलिए खरीदार क्या करेगा, इस रकम के लिए बैंक के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, और बैंक से वो एक एलसी जारी करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर ये फॉरेन में कर रहा है तो ये एफटीएल होगा, यानी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। अब क्या होगा, बैंक इस बात की गारंटी लेगी कि आप अपना माल बेच दो और अपना माल आप इस खरीदार को दे दो। इस खरीदार से जो आपने माल दिया है उसका जो भी पैसा है, यानी जो भी माल का पैसा है, वो बैंक इसकी गारंटी लेता है कि अगर ये पैसा नहीं चुकाएगा तो बैंक इसका पैसा चुकाएगी। और इसके लिए वो एक सीमित समय के लिए, किसके लिए? सीमित समय के लिए, वो लगभग सीमित समय 3 माह तक का होता है, यानी एक सीमित समय के लिए बैंक एलसी जो है इस खरीदार को दे देगी। यानी एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट विदेश से किया गया है, तो एफएलसी यानी कि फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी। अब ये फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा किसको? विक्रेता को, यानी बेचने वाले को। और बेचने वाले को बैंक बोलेगा कि मैं जो ये सामान बेच रहा हूं, यानी कि जो तुम सामान भेज रहे हो, इसकी डिलीवरी की रिसीव जो है वो मुझे दे दी जाए, और डिलीवरी जो की गई है उसकी रिसिप्ट आप मुझे भेज दो। और अगर आप मुझे डिलीवरी की रिसिप्ट भेजेंगे कि भैया मैंने माल डिलीवर कर दिया है, तो हम यहां से एलसी जारी कर देंगे
और इस तरह पैसा जो है वो आपको एक निश्चित समय के बाद मिल जाएगा। और अगर ये खरीदार पैसा वापस नहीं करता है तो ये पैसा बैंक जमा करेगी। ये एलसी फ्रॉड थी। ऐसी एलसी बैंक ने कभी जारी ही नहीं की, बल्कि इन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई और इस फर्जी कंपनी के थ्रू पीएनबी के अधिकारियों के साथ मिलकर एफएलसी जारी कर दी। और इस तरह उन्होंने एफएलसी देकर बहुत सारा माल जो है खरीद लिया और इस तरह बैंक को एक बहुत बड़ा जो है चूना लगा दिया एलसी के थ्रू। तो यानी लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक के द्वारा जारी की गई इस गारंटी को कहा जाता है, जो गारंटी बैंक देती है उस खरीदार के रूप में उस बेचने वाले को, जो कि वो एक निश्चित समय के बाद अगर नहीं चुकाता है तो बैंक उसे चुकाएगी। समझ में आया लेटर ऑफ क्रेडिट? अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसको इसकी हम बात करते हैं। बाकी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी इसकी अगर हम बात करें तो एक होता है एलयू। एलयू यानी कि क्या होता है? एलयू का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? ये एक प्रकार का लोन है। क्या है? ये एक प्रकार का लोन है। अब मान लो कि एलयू जो है, यानी कि मान लो एक बैंक है और वो बैंक पीएनबी है। कौन सी है वो बैंक? पीएनबी है। अब पीएनबी जो है नीरव मोदी या मेहुल चोकसी की एक फर्म है। अब ये जो है विदेशी ऋण चाहना चाहते हैं, विदेशी लोन चाहते हैं। अब पीएनबी जो है इस बात की गारंटी देगी कि जो विदेशी लोन लिया जा रहा है ये विदेशी लोन जो है वो मैं चुकाऊंगा। अब ये क्यों चुकाऊंगा? क्योंकि अगर मान लो कि पीएनबी बैंक की विदेश में कोई ब्रांच नहीं है, अगर जब पीएनबी बैंक की कोई ब्रांच नहीं है तो पीएनबी बैंक जिसकी ब्रांच बैंक की ब्रांच विदेश में है, उस विदेश में होने वाली उस ब्रांच से पीएनबी कहेगी कि मेरे नाम पर आप मेरा एक अकाउंट खोल दो। वो अकाउंट कौन सा होगा? नोस्टो अकाउंट होगा। नोस्टो अकाउंट खोल देंगे यानी कि पीएनबी बैंक का विदेश में खोला गया एक विदेशी अकाउंट है और इस अकाउंट में जिस भी देश में वो खोला गया है उस देश की करेंसी के अकाउंट पे अकॉर्डिंग जो है वो लोन दिया जाएगा। अब मान लो कि पीएनबी ने जो है एक दूसरे देश में जहां उसकी ब्रांच नहीं है वहां उस ब्रांच मतलब उस बैंक से जो है अपना एक अकाउंट खुलवा लिया जिसे हम नॉस्टो अकाउंट कहते हैं। इसके तहत वो किसी भी फर्म को जो है लोन दे सकती थी। ये लोन पीएमबी के माध्यम से उस फर्म को ट्रांसफर किया जाएगा। अब मान लो पीएनबी इस फर्म को जो पैसा ट्रांसफर कर रही है तो जो पीएनबी बैंक है वो पीएनबी बैंक उस बैंक से एक ट्रांजैक्शन करेगी, एक बात करेगी कि भैया मैं इस फर्म को बैंक को जो है वो एलयू दे रहा हूं, यानी कि मैं इस फर्म को एलयू दे रहा हूं, ये पैसा मैं उसको भेज रहा हूं, तो क्या मैं इस बैंक पूछेगी पीएनबी से भेज दूं? तो पीएनबी क्या बोलेगा? हाँ भैया भेज दो, मैंने एलयू दे दी है। ये जो एलयू दी गई है ये एलयू कोई और नहीं दे रहा बल्कि ये बैंक के ही करप्ट अधिकारी इस फर्जी एलयू को पीएनबी के माध्यम से उस बैंक को प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके लिए वो एक नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं। उस नेटवर्किंग को कहते हैं स्विफ्ट नेटवर्क। स्विफ्ट नेटवर्क यानी कि एक इंटरनेशनल बैंकिंग के बीच में किया जाने वाला एक कम्युनिकेशन है, जिस कम्युनिकेशन के आधार पर पीएनबी इस बैंक को ये मैसेज भेज देगी कि भैया ये पैसा इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, मैंने एलयू पास कर दिया है। तो ये बैंक जो है वो ट्रांसफर कर देगी पैसा किसको? इस फर्म को। जबकि पीएनबी ने ऐसा कोई भी एलयू पास नहीं किया है। ये बैंक अधिकारियों ने एक फर्जी एलयू बनाकर ये पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया फर्म को। और इस तरीके से इन चार चीजों के माध्यम से उन्होंने जो है पूरा घोटाला किया। सबसे पहले उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया, दूसरा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के द्वारा लोन लिए विदेशों से, नास्टो अकाउंट खोला अपना जिसके तहत विदेशों में उनके बैंक के अकाउंट खुल जाएं, और
स्विफ्ट नेटवर्क के द्वारा ये कम्युनिकेशन करवा दिया कि हाँ, इस बैंक ने हामी भर दी है, और इस तरीके से ये पूरा फ्रॉड रचा गया। अब हम इन चीजों को और देखते हैं क्या होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक प्रकार का साख पत्र है, यानी कि एक प्रकार का ये गारंटी है, क्रेडिट है। एक ऐसा दस्तावेज है जो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। यह विक्रेता को खरीदार के भुगतान की गारंटी देगा, भुगतान की गारंटी देगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जो एक खरीदार विक्रेता दोनों इसमें यूज करते हैं, जिससे कि जोखिम कम से कम हो सके। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो खरीदार जो है बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट का आवेदन करेगा। बैंक विक्रेता को भुगतान करने की गारंटी देगा कि भैया तुम भुगतान कर दो। अगर बशर्ते विक्रेता को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि उसे डिलीवरी का एक प्रमाण पत्र देना होगा। मैंने अभी बताया आपको, अगर विक्रेता इन शर्तों का पालन नहीं करता तो बैंक विक्रेता को भुगतान करेगा, यानी बैंक इस बात की गारंटी लेगा। अगर खरीदार भुगतान नहीं करता है तो बैंक इसका भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस लेन देन को करने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। ठीक है, हो गया ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर कर दो आराम से, पैसा इधर से उधर करो, कोई पता नहीं। बैंक को तो कानो कान खबर ही नहीं रही, और बैंक के नाम से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिए गए। अब क्या किया जाए? अब यह किया जाए कि इस समय इसकी शुरुआत कैसे करें। तो पहली चीज, डायमंड फर्म्स की एक रफ स्टोन एक्सपोर्ट के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट पीएनबी से जारी किया जाएगा, और इसके लिए पीएनबी से संपर्क किया जाएगा। एलसी एक आम बैंकिंग के रूप में यूज किया जाता है, जिस शर्तों के मुताबिक पीएनबी नीरव मोदी की फर्म की तरफ से ओवरसीज सप्लायरों को पेमेंट करेगी, यानी बेचने वाले को पेमेंट करेगी। यह पेमेंट करने की निश्चित अवधि 3 महीने की थी, जो उसके लिए करना था। पीएनबी ये पैसा इसके बाद नीरव मोदी से रिकवर करेगी। अगर मार्केट में यह सुविधा दी गई है कि अगर एलसी की अवधि खत्म हो जाती है और क्लाइंट यानी कि नीरव मोदी अगर पैसा वापस नहीं करता है तो वो उसे लौटाएगी। ये बैंक के ऊपर है, अब खरीदार नहीं, अब बैंक जिम्मेदार होगा इसके लिए। और इस तरह लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा, यानी कि एलसी या फिर फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा इसको अंजाम दिया मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक और फ्रॉड जिसको हमने देखा, यानी कि एलयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलयू बैंक की एक गारंटी है जिसकी मदद से भारतीय बैंकों की विदेशों की शाखाओं से कम समय के लिए लोन लेने में मदद करती है, यानी कम समय के लिए वो लोन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, एक प्रकार का लोन प्रोवाइड कराएगी। दूसरी चीज, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या करेगा? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो एक ऑनलाइन आवेदन लेगा। ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो जीएसटी पोर्टल खाते से बनाया जाएगा। ठीक, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो लोकल बैंकों के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, जो भारत में बैंक है वो जारी कर देगी कि आप विदेशों से लोन दे दो। नीरव मोदी के केस में ये बैंक बना हमारा पीएनबी, और पीएनबी के एम्प्लॉइज ने एक फेक एलयू जारी कर दिया, और इस आधार पर कुछ भारतीय बैंकों जैसे एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक को आधार बनाया गया इस एलयू को जारी करने के लिए, क्योंकि इन बैंकों की शाखाएं विदेशों में थी, पीएनबी की शाखा विदेशों में नहीं थी। इसलिए पीएनबी बैंक ने इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक में अपना नॉस्टो अकाउंट खुलवाया, जिससे कि वो पीएनबी के नाम से लोन जारी कर दें। एलयू अगर देखा जाए तो ये पुराने तरह की एक हुंडी होती थी, जो कि एक निश्चित समय पर गारंटी के साथ क्लाइंट को दूसरी जगह वो रकम उपलब्ध कराने के लिए दी जाती थी। इसलिए ये गारंटी है कि क्लाइंट जो है वो किसी भी जगह पे जाकर वो रकम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बैंक की शाखा विदेश में नहीं है पीएनबी की, इसलिए एक्सिस और इलाहाबाद की है, तो वहां से तुम एलयू यानी कि लोन ले लो, पीएनबी के नाम से आपको लोन मिल जाएगा।
दोनों ने इसका इस्तेमाल कर बैंक से मोटा पैसा कंपनी के नाम पर उठा लिया और कंपनी में ये पैसा उठाकर उन्होंने अपने दूसरे कामों में लगा दिया और ऐसे हजारों करोड़ों रुपए एलयू के माध्यम से फॉरेन बैंकों से लेकर अपने फर्म में ट्रांसफर कर दिए गए। घोटाला देखो कितना बड़ा हो रहा है घोटाला, यानी कि इसके बारे में खबर भी नहीं लग रही और लोग जो हैं यानी दोनों एलसी और एलयू के द्वारा जो हैं इतने हजार करोड़ रुपए का ट्रांसफर कर रहे हैं। नास्टो अकाउंट पे भी हम बात कर लेते हैं क्या ये ठीक। ये विदेश में बैंकों का एक अकाउंट है, यानी कि जिसका नहीं है वो अकाउंट खुलवाएगा। इस केस में कौन अकाउंट खुलवाएगा? पीएनबी अकाउंट खुलवाएगा। पीएनबी नास्टो अकाउंट में इलाहाबाद और एक्सिस बैंक की फॉरेन ब्रांच से समझौता करेगा और इनकी ब्रांच से एलयू जो है वो फॉरेन करेंसी के रूप में लोन दे दिया जाएगा। इसके बाद ये रकम नास्टो अकाउंट से विदेशी पार्टियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पीएनबी को कुछ नहीं पता, सब एलयू ट्रांसफर हो रहा है। और इस तरह नास्टो खाता यानी नास्टो अकाउंट में ऐसा बैंक खाता जो किसी बैंक के द्वारा विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा के लिए खोला जाता है, यानी कि उसकी शाखा नहीं है और पीएनबी ने उधर खोल दिया। यह खाता आमतौर पर तब खोला जाएगा जब किसी बैंक की किसी दूसरे देश में शाखा नहीं है और वह वहां से फंड प्राप्त करना चाहता है तो बैंक की सुविधा दूसरे बैंकों के माध्यम से प्रोवाइड करा देगी। उदाहरण के तौर पर मान लो भारतीय एक बैंक है जिसका नाम ए है और ऑस्ट्रेलिया में वो एक शाखा खोलना चाहती है, मतलब कोई शाखा नहीं है उसकी, और वहां पर एक बैंक है जिसका नाम है क्यू। अब ऑस्ट्रेलिया में उसकी शाखा है तो ए बैंक जो है वो क्यू बैंक से नास्टो खाता खुलवाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया पीएनबी बैंक एक्सिस बैंक और इलाहाबाद में नास्टो खाता खुलवाएगा और यह खाता उसी देश की मुद्रा के आधार पर यानी कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया डॉलर के आधार पर खुल जाएगा। दूसरी बात, अब ये जो ट्रांसफर हुआ है पैसा, इस ट्रांसफर होने वाले पैसे के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से पूछेगा कि भैया मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या आप कंफर्मेशन दे रहे हैं? तो पीएनबी बैंक कंफर्मेशन देगा और कंफर्मेशन देने के लिए एक नेटवर्क का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है स्विफ्ट नेटवर्क। ये क्या होता है स्विफ्ट नेटवर्क? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है। स्विफ्ट नेटवर्क एक सुरक्षित और वित्तीय संदेश प्रणाली है जिसका उपयोग एक बैंक दूसरे बैंक से अंतरराष्ट्रीय लेन देन के रूप में करेगा। यानी ये एक सुरक्षित और संवाद है जो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ करता है, जिसके ये बैंक दूसरा बैंक इस बात के लिए निश्चित हो जाए कि हाँ मुझे आपका मैसेजिंग मिल गई है और मैं अब ये पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। दुनिया भर के बैंकों को एक दूसरे से सटीक और समय पर जानकारी साझा करने की अनुमति देता है स्विफ्ट बैंक। और इस तरह फर्जी एलयू के आधार पर पीएनबी ने अपने एम्प्लॉइजों के आधार पर इलाहाबाद और एक्सिस बैंक से ऐसे ही फंड रिक्रूटमेंट का मैसेज प्रदान करवा दिया और इस तरह फर्जी मैसेज भेज दिए पीएनबी बैंक से और दूसरे बैंक को लगा भैया पीएनबी ने तो मैसेज भेज दिया है, अब लो हम पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। और इस तरह स्विफ्ट नेटवर्क के द्वारा गलत इस्तेमाल करते हुए पैसा जो है विदेशी फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी अगर जो घटना है वो ये है कि जो स्विफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए एम्प्लॉय ने जो नेटवर्क में लॉगिन किया, उस लॉगिन करने के लिए एक अकाउंट नंबर या एक स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है जिसकी हमें डिटेल भरनी होगी, क्योंकि भैया कुछ अकाउंट अगर मैसेजिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई पासवर्ड तो देना होगा। इस पासवर्ड के लिए बैंक डिटेल्स के कंफर्मेशन और वैलिडेशन के लिए एक मैसेज रिसीव करना होगा और इस फ्रॉड स्विफ्ट पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए बैंक ने सिस्टम में से कभी भी जो है इस मैसेजिंग को यूज नहीं किया और इस तरह बीआईसी एक नेटवर्क में डाला जाने वाला कोड होता है, जो बीआईसी कोड यानी एक पहचान करता बैंक का कोड होता है जो डालना पड़ता है स्विफ्ट नेटवर्क के लिए, वो फर्जी रूप से कर्मचारियों ने डाल दिया। इसलिए पीएनबी के बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं चला कि ये अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया है और बीआईसी जारी करके जो है स्विफ्ट नेटवर्क के द्वारा नास्टो अकाउंट खुलवाते हुए और पीएनबी एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक की फॉरेन बैंक से पैसा ट्रांसफर भी कर दिया। बड़े अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी और इस तरह स्विफ्ट एक शुल्क के आधार पर लिया जाने वाला एक प्रकार से
नेटवर्किंग है जिसके द्वारा वित्तीय संस्थानों को स्विफ्ट नेटवर्क का प्रयोग करते हुए भुगतान करना पड़ता है। स्विफ्ट एक सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करने वाली एक कंपनी है जो लगभग 200 से अधिक देशों में और 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थाओं के लिए कार्य करती है, जो एक सुरक्षित वित्तीय लेन देन उपलब्ध कराती है। सोचो कैसे फ्रॉड कर रहे हैं वो, इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं वो, और इस डायमंड कारोबार को करने वाली वो कंपनियां भी खड़ी कर रहे हैं। और इन कंपनियों की अगर हम बात करें तो डायमंड एंड यूएसए, सोलर एक्सपोर्टल, स्टेलर डायमंड्स, ऐसी फर्जी कंपनियां खड़ी की गई। इन कंपनियों को विदेशी सप्लायरों को भुगतान करने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी कर्ज यानी कि एलसी दिया गया। जनवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ लगभग 280 करोड़ की जब धोखाधड़ी पकड़ी, तब यह पता चल गया कि भैया ऐसा एक कांड नहीं, ऐसे हजारों कांड वो कर चुके हैं। 150 एलयू पास कर चुके हैं, ऐसी एलसी दे चुके हैं, और इस तरीके से स्विफ्ट नेटवर्क का प्रयोग करके उन्होंने बहुत सारा यानी पैसा दूसरी फर्म में डाल दिया है, और ये लगभग 14,000 करोड़ रुपए था। और इस तरीके से मामला दर्ज हुआ, और पहले 1 जनवरी को नीरव मोदी भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया। जब सीबीआई को इस घोटाले के बारे में जनवरी में पता चला, तब इसकी रिपोर्ट लिखाई गई, और जनवरी में जब इसकी रिपोर्ट लिखाई गई, फरवरी में जांच पड़ताल हुई, और तब जाके सीबीआई को यह पता चला कि घोटाला हुआ है। जून 2018 में इंटरपोल ने धन शोधन के मामले में नीरव मोदी के विरुद्ध एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया इंटरनेशनल पुलिस ने, लेकिन 2023 में यह रेड नोटिस हटा दिया गया। और इस तरह जो है नीरव मोदी को इंटरपोल के तहत भी जो है रेड नोटिस जारी हो चुका है। दिसंबर 2008 में भारत में सूचित की गई नीरव मोदी को ब्रिटेन में रहने की सूचना मिली कि ब्रिटेन में वो रह रहा है। नवंबर 2022 में ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार वहीं पर आरोपियों को आरोप सिद्ध होने तक ब्रिटेन में ही जो है कानून के तहत ही सजा दिलाती है, इसलिए ब्रिटेन में ही उसके ऊपर कानून के तहत मुकदमा दायर है, और नीरव मोदी को भारत में प्रत्यार्पित करने के लिए आदेश जो है वो जल्द ही वो जारी कर देगी, और इस तरह नीरव मोदी भारत के प्रत्यार्पण का रास्ता भी आगे चल के साफ हो जाएगा। मेहुल चोकसी के बारे में अगर हम और बात करें तो 7 जनवरी 2008 को यह भी भारत के कैरिबियाई देश एंटीगुआ बारबुडा जो है वहां चला गया, और कुछ दिन पीएनबी घोटाले का खुलासा उनके भागने के बाद हुआ, और 15 जनवरी तक वो वहां की नागरिकता ले चुका था। 2021 में डोमिनिक में वो पाया गया, गिरफ्तार किया गया, और अवैध प्रवेश के आरोप में उसे गिरफ्तार किया, लेकिन अंतरिम जमानत पर उसे वापस बारबुडा भेज दिया गया, और उसने आगे चलकर लापता होने की जो है एक कहानी रची, जिसके तहत उसने मई के अंत तक एंटीगुआ और बारबुडा से उसने लापता होने के लिए एक प्लान बनाया, और जिसके लिए उसने कहा कि भारतीय गुप्त एजेंसियां उसे पकड़ रही हैं, और इस तरीके से वो एंटीगुआ से लापता हो गया और भारतीय एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन जांच में बाद में पता चला कि भारत में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो देश छोड़कर भाग गया, और फिर वो बेल्जियम पहुंचा अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए, और 14 अप्रैल 2025 को मेहुल चोकसी को वर्तमान उसके निवास स्थान एंटवर्प से गिरफ्तार कर लिया गया, और इस तरह मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम सरकार के द्वारा कर दी गई। एंटवर्प स्थित डोमिनिको एनवी नामक एक हीरा कंपनी का एक और मालिक है जिसका नाम है चेतन चिनुभाई चोकसी, जो भी उसका रिश्तेदार है। इन्होंने भी अपनी जो है एक फर्जी डायमंड कंपनी के तहत पैसे का गबन किया, और आईसीआईसी बैंक की एक सहायक कंपनी के रूप में इसने लगभग 25.8 मिलियन अमेरिकन डॉलर का भुगतान नहीं करने पर इस पर भी केस दायर कर दिया गया, और 2013 में बैंक की बेल्जियम और यूके की वाणिज्य अदालतों ने डिमंको एनवी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। वर्तमान में इसके पैसे की रिकवरी करना है, और जो ये घोटाला करके गया है भारत में उसकी संपत्ति की जांच होगी, और जांच के तहत वो है उस संपत्ति जो 14,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है उसको उठाया जाएगा। अगर मेहुल चोकसी और उससे संबंधित फर्मों की अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा उसकी कई संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जिसमें लगभग 1,217.2 करोड़ रुपए की 41 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जब्त कर लिया गया है। आदेश दिया गया है कि कुर्की अभी और जारी रहेगी, और मुंबई में 15 फ्लैट, 17 कार्यालय परिसरों को में कोलकाता में एक मॉल, अलीबाग में 4 एकड़ का जो है फार्म हाउस, नागपुर नासिक, पनवेल महाराष्ट्र तमिलनाडु के विलुपुरम में करीबन 231 करोड़ रुपए की
भूमि भी इस समय जब्त कर ली गई है। हैदराबाद में रंगारेड्डी जिले में करीबन 170 एकड़ का पार्क और जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ है, यह भी सरकार ने जब्त कर लिया है। मुंबई के बोरीवली और सांता क्रूज में फ्लैट भी हैं। इसके अलावा मुंबई के सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 कारखाने और गोदाम भी जब्त कर लिए गए हैं और इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर जो है एफडी कर दी गई है और आगे चलकर इन्हें पीड़ितों की राशि जल्द ही वापस लौटा दी जाएगी। और इस तरह एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया और यह बड़ा घोटाला किया गया पीएनबी बैंक के माध्यम से और बैंक को 8 साल तक इसकी भनक नहीं लगी और 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के द्वारा कर दिया गया। और इतने बड़े घोटाले का जब पर्दाफाश हुआ तब तक ये दोनों भारत को छोड़कर भाग चुके थे। वर्तमान में भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इन्हें भारत लाया जाए, इनकी संपत्तियों की जांच हो और जिन बैंकों को, जिन लोगों को इससे हानि हुई है, उनको इसकी भरपाई जल्द से जल्द की जाए। तो ये जो केस है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। एलसी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एलईयू क्या होता है, नॉस्टो अकाउंट क्या होता है, स्विफ्ट नेटवर्क क्या होता है, इनके माध्यम से क्या। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इसको प्लानिंग कर लें, ठीक है ना। ये हमारी ऑफलाइन ब्रांच है उड़ान एकेडमी इंदुपुरी में और इंदुपुरी में हम बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, जो 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर सी सेक्टर इंदुपुरी में है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे लेकर और भी अनेक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं हमसे। और इसके अलावा जो है आप कभी भी विजिट करने आ सकते हैं कोचिंग के बारे में, आपकी तैयारी के बारे में। अगर आप तैयारी कर भी चुके हैं तब भी गाइडेंस के रूप में आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। कैसी तैयारी की जाए, कितने नंबरों से आप रह रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, सारे सोल्यूशन आप लोगों को यहीं पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों भाइयों, मैं सुमित मंगल अब इजाजत लेता हूं आप लोगों से। मेरा प्रयास सफल हुआ ये आप लोग देख के बताइएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे लोगों तक अधिक से अधिक ये बातें पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।